हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि हमारे पोषण चैप्टर का है। वो है हमारा एक कोशिकीय जीवों में पोषण, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक कोशिकीय जीव में पोषण, एक कोशिकीय जीव मतलब जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना हो। देखो, कोशिका होता बहुत ही छोटा है, लेकिन एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, भले उनका शरीर एक कोशिका से ही क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो हम उसमें एक कोशिकीय जीव में लेते हैं हमारे अमीबा प्रोटीज को। ठीक है, अमीबा का जो शरीर होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है। अब देखो, एक कोशिका को हम अपनी नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एक कोशिका को हम अपनी खुली आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। तो जो हमारे अमीबा का शरीर होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अब अमीबा जो है ये क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म जीव, इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब आओ पढ़ते हैं अमीबा प्रोटीज के बारे में। तो अमीबा प्रोटीज प्रोटोजोआ समुदाय से संबंधित है। प्रोटोजोआ समुदाय से संबंधित है। देखो, आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत सारे समुदाय के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बट यहाँ बस आप इतना जानें कि जो अमीबा प्रोटीज होते हैं वे प्रोटोजोआ समुदाय से संबंधित होते हैं। प्रोटोजोआ समुदाय क्या है ये सब आपको 11th में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। यहाँ बस इतना जानो कि ये प्रोटोजोआ समुदाय से संबंधित है। अब क्या है, तो इस जीव का कोई निश्चित रूप एवं आकार नहीं होता है। अमीबा का जो शरीर होता है उसका तो ना ही कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई उसका रूप निश्चित होता है। देखो, इसका स्ट्रक्चर अगर पूछे तो कैसे भी बना सकते हो, वो अमीबा ही हो जाएगा। आप कैसे भी इसका स्ट्रक्चर बनाइए वो अमीबा ही हो जाएगा। इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही रूप निश्चित होता है। ठीक है, तो आप कैसे भी अमीबा का फिगर सबसे ज़्यादा लीजिए, क्योंकि ना तो इसका आकार है ना कोई रूप है, कैसे भी बना दो वो तुम्हारा अमीबा ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो अमीबा प्रोटीज हैं इनका जो नाम है, यानी कि जो प्रोटीज शब्द है, इसको ना एक समुद्री देवता के नाम पर लिया गया है। जिस तरह देवता कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, उसी तरह से जो अमीबा प्रोटीज होते हैं वो भी कहीं भी किसी भी रूप में क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको कि प्रोटीज शब्द का प्रोटीज शब्द एक समुद्री देवता के नाम पर लिया गया है। इस प्रकार देवता कभी भी, जिस प्रकार देवता कहीं भी किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अमीबा प्रोटीज भी किसी भी रूप में परिलक्षित होता है। ठीक है, अब आओ आगे, हमारा ये हो गया थर्ड। अब हमारा है, देखो, ये तो आपको पता होगा कि अमीबा में भोजन का जो अंतग्रहण होता है वो कुटपादों की मदद से होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ना पूछे कि अमीबा में भोजन किससे होता है, भोजन होता है तो आप कुटपाद लगा देंगे। अगर ये पूछ दे कि अमीबा चलता कैसे है, तो चलता भी वो कुटपादों से ही है। उसका जो शरीर में कुटपाद होता है वो चलता भी उसी से है। तो देखो, अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुटपादों का सहारा लेते हैं। वे कुटपादों की मदद से ही क्या होते हैं, चलते भी हैं। ठीक है, जिस ओर उन्हें गमन करना होता है उस दिशा में ये अपने कुटपादों का निर्माण कर लेते हैं। यही कारण है कि इनका कोई निश्चित आकार एवं रूप नहीं होता है। जैसे देखो, ये जो है, अगर इनको जिस भी दिशा में जाना रहता है, इनके जो कुटपाद होते हैं जिससे ये चलते हैं, ये अपने कुटपाद का निर्माण उसी दिशा में कर लेते हैं। तो इनका कोई आकार निश्चित कैसे हो सकता है, इनको जिधर जाना है अपने कुटपाद का निर्माण उधर कर लेते हैं। यही कारण है कि ना तो इनका कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई रूप निश्चित होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, यही कारण है कि इनका कोई निश्चित रूप एवं आकार नहीं होता है। अब देखो, इसके भोजन के रूप में ये जो भोजन लेते हैं, इनका भोजन जो होता है वो मुख्य रूप में क्या होता है, कार्बन तत्व होते हैं। अब उनसे क्या किया जाता है, भोजन प्राप्त करने के लिए 4 चरणों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा पहला चरण है अंतग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण एवं स्वांगीकरण और चौथा होता है निष्कासन। तो पहले ये देखो कि इनमें जो भोजन का रूप होता है वो मुख्य रूप से किस में, कार्बन तत्व के रूप में इनके शरीर में आता है। चलो ठीक है,
अब इस चीज़ को ये पोषण के रूप में प्राप्त करने के लिए 4 चरण का इस्तेमाल करते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसी को तो हम पोषण कहते हैं। तो हुआ क्या, अब इसको जब पोषण के रूप में प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए 4 चरण आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अंतग्रहण, जिसमें अमीबा क्या करेगा? भोजन का अंतग्रहण करेगा। अब देखो, ये हो गया हमारा अमीबा, ये किसी भोजन का अंतग्रहण कर रहा है। उसके बाद से क्या होगा? हमारा भोजन का पाचन किया जाएगा और फिर उससे जो आवश्यक पदार्थ होंगे उनका अवशोषण होगा शरीर में, और जो अपचित भोजन हो जाएंगे उनका निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चरण आते हैं। अब ये चारों चरण को समझो आप कि कैसे काम होता है इनका। सबसे पहले है हमारा अंतग्रहण। तो देखो, सर्वप्रथम जिस स्थान पर भोजन होता है उसे अमीबा अपने कुटपादों के मदद से चारों ओर से घेर लेता है तथा अंतः कोशिका झिल्ली टूट जाती है और बाह्य कोशिका झिल्ली जुड़ जाती है। इस प्रकार भोजन का अंतग्रहण होता है। यानी देखो, समझो इस चीज़ को। यहाँ बनाती हूँ। ये हो गया हमारा एक अमीबा। ठीक है, इसमें ये छोटे छोटे हो गया अमीबा। अब इसमें कि जैसे कि देखो, यहाँ पे भोजन है, इनको भोजन लेना है तो ये क्या करेंगे? अपने कुटपाद से इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। यानी कि ये मैं करके दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे कि ये जैसे यहाँ भोजन है और इनको भोजन लेना है तो ये क्या करेंगे? रुको, यहाँ पे हो गया, इनका शरीर है, ये भोजन है। अब ये क्या करते हैं ना, इसको चारों तरफ से ऐसे ढक लेते हैं। भोजन को क्या करते हैं? ये इनका क्या हो गया? कुटपाद, और ये है इनका भोजन। तो ये अपने भोजन को क्या करते हैं? चारों तरफ से कुटपाद से घेर लेते हैं और फिर उनका अंतग्रहण कर लेते हैं। अब दूसरा चरण आता है हमारा, जो कि है पाचन। तो पाचन क्या है? इनके कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या होता है? एक भोजन रसधानी पाया जाता है जिससे इनका पाचन हो जाता है। यानी कि देखो, ये इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। अभी ये कोई कोशिका हुआ, सबसे पहले तो यहाँ बीच में क्या होता है? हमारा केंद्रक होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिका, तारका, कोशिका झिल्ली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब में क्या भरा रहता है? सब में ये कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो इनके अमीबा के शरीर का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें एक भोजन रसधानी पाया जाता है, जिससे कि क्या होता है? अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्या है? हमारा थर्ड है कोशिका द्रव्य अवशोषण और स्वांगीकरण। तो कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या होता है? इनका अवशोषण और स्वांगीकरण हो जाता है। जब पाचन होता है तो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको ये क्या करते हैं? इनका कोशिका द्रव्य के द्वारा ही अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, आगे अब आता है हमारा लास्ट यानी कि निष्कासन। अब देखो, भोजन का अंतग्रहण हुआ, उसका पाचन भी हो गया, जो आवश्यक पदार्थ थे उनका अवशोषण भी हो जाता है शरीर में। लेकिन जो अनपचे भोजन रह जाते हैं, जो कि नहीं पचते हैं, उनका क्या होता है? तो अपचित भोजन का निष्कासन कोशिका के अंदर मौजूद संकुचनशील रसधानी के द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य में ही एक संकुचनशील रसधानी मौजूद होती है, जिससे कि क्या होता है? इसका निष्कासन हो जाता है। और इनके शरीर में ना देखो, कहीं से भी, जैसे कि ये हैं, ये कहीं से भी एक ऐसे छिद्र करके, कहीं से भी छिद्र करके और भोजन को क्या करते हैं? शरीर से निष्कासित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखो, इस प्रकार अमीबा के द्वारा किए गए पोषण को कोशिकासन या भक्षकाणु अभिक्रिया कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोशिकासन या भक्षकाणु अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इंग्लिश नाम भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह पे बिहार बोर्ड हमारा तुमसे ऐसे एंडोसाइटोसिस लिख के पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों का इंग्लिश नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं कोशिकासन या भक्षकाणु अभिक्रिया। अब एक पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ, वो आओ यहाँ पे
कि हमारे मानव शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि हमारा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, हमारा जो वाइट ब्लड सेल होता है उसकी भी यही भूमिका होती है। कोशिका में जो एंडोसाइटोसिस की जो क्रिया होती है, हमारा जो श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं मानव शरीर में भी ये यही काम करते हैं। क्योंकि जब कोई भी विजाणु या बैक्टीरिया, देखो यानी जब कोई भी जीवाणु या विजाणु जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उन्हें अंतर्ग्रहित कर लेता है, और जिससे क्या होता है, हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में तो आया होगा अमीबा में पोषण।